नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज अपन विभागीय समितियां के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि अगर इंग्लिश में बोले तो डिपार्टमेंटल कमेटी। एक्चुअली क्या होता है कि हमने बहुत सारी कमेटियां के बारे में सुना है, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, ठीक है। तो ये सभी जो समितियाँ हैं काफ़ी प्रसिद्ध होते हैं। तो और भी कुछ समितियां होती है जो कि परमानेंट होती है, यानी कि वो हमेशा बनी रहती है। मतलब कि एक होता है कि एक तदर्थ समिति होता है और एक आपके अस्थाई समिति होती है। तो विभागीय जितने भी समिति होती है वो अस्थाई समिति होती है, और तदर्थ मतलब ये होता है कि जब भी ज़रूरत पड़ती है तो कुछ समितियों का गठन होता है जिसको हम तदर्थ समिति कहते हैं। तो ये जो विभागीय समिति है ये एक प्रकार का अस्थाई समिति है। अब नाम से ही पता चल रहा है कि विभाग से रिलेटेड, यानी कि जैसे आपके एक हो गया वित्त मंत्रालय, एक हो गया रक्षा मंत्रालय, मतलब कि ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हो गया। तो यानी कि डिफरेंट जो आपके डिपार्टमेंट है उसके काम से रिलेटेड एक परमानेंट जो कमेटियां गठित की जाती है उसी को कहते हैं आपके विभागीय समितियां। अब देखिए कि जैसे कि क्या होता है कि जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई कानून बनाना है या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कहाँ पे कितना खर्चा होना चाहिए, तो अगर संसद में अगर कमेटियां नहीं बनेगी उससे रिलेटेड, तो क्या होगा कि वो जो हमारे चुने गए एमपी होंगे वो सोचेंगे कि इसके बारे में, मतलब कि वो सोचेगा क्या होता है कि अगर स्पोर्ट्स के बारे में सोचना रहे तो कोई सोचेगा कि हमें क्या सोचना है, दूसरे कोई सोच लेंगे, दूसरा कोई सोच कहेगा कि हमें क्या सोचना, तीसरे लोग सोच लेंगे। मतलब कि उससे रिलेटेड कानून के बारे में बात करें तो इसलिए कि हौच पौच का सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए, कुछ सांसदों को मिला के एक जो मंत्रालय है या दो मंत्रालय है उसको एक कमेटी में गठित कर दिया जाता है। यानी कि सपोज कुछ जो आपके सदस्य हैं, जितने भी एमपी हैं, तकरीबन कितने एमपी हो जाएंगे, 700 समथिंग हो जाएंगे, क्योंकि 500 जो समथिंग है 545 तो आपके लोकसभा के ही हो गए और फिर 245 आपके राज्यसभा के हो गए। तो आप जोड़ के देख लीजिए कितना होते हैं। तो अब देखिए कि इसमें से सपोज कुछ जो मंत्री हैं, मंत्री तो नहीं इसमें होते हैं, कुछ जो एमपी हैं उनको लेके एक कमेटी गठित कर दी गई और इनको कहा गया कि आप स्पोर्ट्स जो मंत्रालय है उससे रिलेटेड चीज़ें देखेंगे। कुछ जो एमपीज हैं उनको लेके एक अलग विभाग सौंप दिया गया कि आप रक्षा मंत्रालय से संबंधित जितने भी काम हैं उसके बारे में आप देखेंगे पूरे साल, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट एमपीज का, इसमें जो विभागीय समितियां होती है उसमें मंत्री नहीं होते हैं, ठीक है। जितने भी मंत्री होते हैं उनको छोड़ के जितने भी एमपी बच गए उनसे लेके ये कमेटियां गठित की जाती है, ठीक है। और इनके पास क्या काम होता है, जैसे आपके फाइनेंस जो मंत्रालय है, अब फाइनेंस मंत्रालय में जो कमेटी गठित की गई फाइनेंस मंत्रालय को देखने के लिए, उसमें कितने हो जाएंगे, 31 सदस्य हो जाएंगे। अब 31 सदस्य एक साल तक पूरा उसके लिए बिल कैसे तैयार करना है, ठीक है, उसमें कितना बजट चाहिए, या बहुत सारी जो चीज़ें हैं एक साल में जितना भी चीज़ होगा फाइनेंस से रिलेटेड, यानी कि जो आपके वित्त मंत्रालय से रिलेटेड ये जो कमेटियां हैं वो देखेगी, ठीक है। अब चर्चा कर लेते हैं इसके पॉइंट पे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। विभागीय अस्थाई समितियां के संदर्भ में क्या सही है। देखिए, विभागीय जो अस्थाई समितियां हैं यह वर्तमान में 24 हैं। अब देखिए, जो विभागीय अस्थाई समितियां हैं उसकी संख्या पूछा जाए तो 24 है। यहाँ पे मैंने पॉइंट वाइज लिखा है ताकि आपको एग्जाम में चीज़ें एकदम से बाइफरकेटेड दिखे। मंत्री इसके सदस्य नहीं होते हैं। जितने भी विभागीय समितियां होते हैं उसमें जो भी सदस्य होते हैं उसमें मंत्री महोदय नहीं होंगे। मंत्री मतलब कि जिनके पास ऑलरेडी कोई विभाग होगा, ठीक है, वो इसके सदस्य नहीं होंगे। प्रत्येक में 31 सदस्य होते हैं, यानी कि एक जो विभागीय समितियां होगी उसमें 31 सदस्य होंगे, 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। ये फिक्स रेशियो है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। कार्यक्षेत्र में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय आते हैं, यानी कि जितने भी मंत्रालय हैं केंद्र सरकार के, जो आपके जैसे आपको मैंने बताया स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हो गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया, आपके फिर जो भी है रक्षा मंत्रालय हो गया, कृषि मंत्रालय हो गया, सभी जो मिनिस्ट्री हैं वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। यानी कि सभी के देखभाल के लिए ये आपके कमेटी या समिति गठन की जाती है। आगे अगला पॉइंट है 8 समितियां राज्यसभा से और 16 समितियां लोकसभा के अंतर्गत आती है। यानी कि जो 8 समितियां गठित होगी वो राज्यसभा के सभापति गठित करेंगे और 16 समितियां कौन करेंगे, लोकसभा के सभापति गठित करेंगे। यानी कि आपके जो 8 समितियां होगी
उसका कंट्रोल किसके पास होगा? राज्यसभा के पास। और आपके जो बच गए 16 समिति, उसका कंट्रोल किसके पास होगा? लोकसभा के पास। ठीक है, तो यानी कि 24 समिति हो गया टोटल। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का होता है। विपक्ष भी इसके सदस्य होंगे। ऑब्वियस है, आप देखेंगे कि 24 गो टोटल समिति है और एक समिति में 31 मेंबर हैं, तो आप समझ सकते हैं 24 इंटू 31 करेंगे तो यानी कि आप 24×72 यानी कि 720 प्लस 24 आप समझ सकते हैं कितना हो गया? 744। तो ऐसे ही हो गया। और आपको मैंने बताया कि 200 यहाँ पे 45 राज्यसभा के और फिर 545 यहाँ लोकसभा के आप जोड़ेंगे तो लगभग इतना पहुँच जाता है मंत्री महोदय को छोड़ के। ठीक है, तो यानी कि जितने भी MP होते हैं वो कोई ना कोई आपके, चाहे तो वो विपक्ष के हो, चाहे तो वो मतलब कि अकेला भी हो। ठीक है, अगर निर्दलीय MP भी है वो भी इसका सदस्य होता है, इस कमेटी का। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि सभी के पास कुछ ना कुछ मंत्रालय होता है। मंत्रालय मतलब नहीं, मतलब कि उस मंत्रालय से रिलेटेड कुछ कानून बनाने का या जो भी चीज़ें हैं वो आगे अपन देख लेते हैं कि इसका और भी क्या कार्य है। देख लेते हैं यहाँ पे कार्य है। देखिए इसमें, अच्छा, इसको एक मिनी संसद भी कहा जाता है। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा मिनी, जो कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? 42वां संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को संविधान कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर मिनी संसद की बात कहा जाए तो किसको कहा जाता है? ये आपके डिपार्टमेंटल कमेटी को कहा जाता है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कमेटी में क्या है कि सभी MP आ गए, सिर्फ जो प्रधानमंत्री हैं और जितने भी मिनिस्टर हैं उसको छोड़ के जितने भी मंत्री बचे सभी इस कमेटी में आ जाते हैं, तो इसलिए इसको मिनी संसद भी कहा जाता है। अब इसके कार्य देख लेते हैं। कार्य जो कि मैंने शुरू में ही बताया एक मोटे तौर पे कि क्या हो सकता है। देखिए, संबंधित मंत्रालय के अनुदान मांग पे चर्चा, मतदान के पूर्व विचार ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह कटौती प्रस्ताव के तहत लगने लगे। यानी कि पहले जो बिल वगैरह पेश किया जाएगा या अनुदान की मांग पेश की जाती है उसको पहले ये लोग जांच करते हैं। जैसे सपोज किसी मंत्रालय से संबंधित जो भी कटौती प्रस्ताव अनुदान की मांग रखा जाएगा कि हमें इतना पैसा चाहिए, तो उसको पहले ये खुद जांच करेंगे। जो कृषि से संबंधित कमेटी होगी वो खुद पहले जांच करेंगे कि इसमें से वाजिब चीज़ है कि नहीं, या ऐसा नहीं हो कि संसद में जैसे ही पेश हो इस पे कटौती प्रस्ताव मतलब कि विपक्ष वाला लागू कर दे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ये जांच करती है। उसके बाद है संबंधित मंत्रालय विभाग के विधेयकों की जाँच, यानी कि बिल की जाँच करेगा। मतलब जिस मंत्रालय से रिलेटेड कमेटी है वो अपने मंत्रालय में जो भी बिल बनाए जाते हैं जो कि संसद में रखा जाएगा, जो कि पास होगा तो एक्ट बन जाएगा, तो उसकी पहले ये खुद जांच करते हैं कि अगर हम संसद में रखें तो मेरी बेइज्जती ना हो जाए, यानी कि हमारी कमेटी की बेइज्जती ना हो जाए कि ऐसे ही बिना जांच पड़ताल किए हुए संसद में रख दिए। संबंधित मंत्रालय के वार्षिक काम पे विचार करना। उसके बाद है सामान्यतः उन मंत्रालयों पर विचार नहीं करता है जो अन्य संसदीय समिति के विचाराधीन हो। मतलब कि ये उस विभाग के बारे में विचार नहीं करता है जो कि अन्य कमेटी के दायरे में आ गया, यानी कि इसके पास जो मंत्रालय है उसी के बारे में ये राय देगा या विचार देगा। ये दूसरे मंत्रालय से संबंधित नहीं कोई भी काम करेगा। जैसे अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री से संबंधित इसको मंत्रालय मिला है तो वो कृषि वाले पर ध्यान नहीं देगा, ये कहना चाह रहा है ये। ठीक है, इस समिति की अनुशंसाएं परामर्श के रूप में होती है और इसलिए संसद के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। यानी कि ये जो कमेटी होती है ये एक प्रकार का सुझाव देती है, ऐसा नहीं है कि ये जो डिसीजन लेती है वो फिक्स है, यानी कि ये मान्य हो जाएगा संसद में। ठीक है, तो एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि ये ऑब्जर्वर का काम करती है। ऑब्जर्वर नहीं कह सकते हैं कि एक वॉलेंटियर का काम करती है कोई भी मंत्रालय के लिए। ठीक है, चूंकि संसद सभी मामलों को डिटेल में अध्ययन नहीं कर सकता इसलिए विभागीय समिति का गठन किया जाता है। शुरू में मैंने बताया कि देखिए हौच पौच ना हो जाए संसद में कि कौन किस विभाग से रिलेटेड चीज़ें देखेगा, तो इस वजह से इस तरह की कमेटियां गठित की जाती है। और इसमें यह भी फायदा होता है जिनको जिस क्षेत्र में नॉलेज होता है उनको उस क्षेत्र के जो कमेटी बनती है उसको दिया जाता है। जैसे कि कोई जो पढ़े लिखे जो होंगे नेता, बहुत सारे नेता जो पढ़े लिखे हैं उनको अगर साइंस में रुचि है या कोई IIT से आए हैं तो उनको साइंस से रिलेटेड चीज़ें दिया जाएगा, जो भी मंत्रालय होता है। ठीक है, पर्यावरण या जो भी चीज़ें होती है, तो इससे क्या होता है कि उनके जो नॉलेज है उसका इफेक्टिव यूज किया जा सकता है संसद में। तो ये सभी फायदा होता है आपके कमेटी बनाने से। ये संसद और आम जनता के बीच कड़ी का काम करते हैं। कैसे करते हैं कि ये जनता के बीच जाते हैं और
के विचार लेते हैं, ठीक है, जनता के बीच जाते हैं कुछ सर्वे करने के लिए। ये जो कमेटी गठित की गई है, तो ये लोग संसद जो है वो जनता के बीच ही रहते हैं, तो उनको डायरेक्ट पता चलता है कि जो बेसिक मुद्दे क्या है, और वो अपना जो वो मुद्दा है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने कानून में, ठीक है। तो इस वजह से ये संसद और आम जनता के बीच कड़ी का काम करते हैं। विधायिका के पास सीमित समय होने के कारण कार्य का निपटारा आसानी से हो, इसलिए विभागीय समिति का गठन किया जाता है। ये तो शुरू में मैंने बताया। यह समितियां जनता और विशेषज्ञ की राय लेती है नीतियां बनाने में। शुरू में मतलब कि देखिए, यहाँ पे मैंने बताया कि विशेषज्ञों की भी राय लेती है और जनता की भी राय लेती है। जैसे कोई भी अगर ये बिल बना रहे हैं तो इस बिल में क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, ये विशेषज्ञ की राय लेंगे। जनता की भी राय लेंगे कि जनता के बीच जाके पूछेंगे कि ऐसा करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा कि नहीं, किसी पार्टिकुलर की स्थान से, या कोई भी ग्राम सभा में जाके बैठक करेंगे तो उनको पता चलेगा कि गाँव की समस्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये बिल बनाएंगे। तो ये सभी चीज़ें फ़ायदा होता है इस समिति से। सर्वप्रथम 1993 में ये गठित किया गया था। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इससे रिलेटेड तो नहीं है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पे महाभियोग लगाने के लिए कितने कम से कम सदस्य प्रस्ताव लाते हैं, ठीक है। अगर हम उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उन पे महाभियोग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर राज्यसभा से 50 सांसद प्रस्ताव लाएंगे या लोकसभा से 100 सांसद लाएंगे तभी महाभियोग का प्रस्ताव पारित होगा, उसके बाद महाभियोग लगाया जा सकता है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये जो मैंने आपको टॉपिक बताए, जो विभागीय समितियां यानी कि डिपार्टमेंटल कमेटी से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, वो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो और भी अगर कोई टॉपिक पढ़ना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिले, तब तक के लिए धन्यवाद।